So, gentlemen, welcome back for the second session. हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग के जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहले मुझे काइंडली कंफर्म कर दें, ये अरसलान है, तारिक है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है क्लियरली? जी आ रही है आपकी आवाज। चले, गुड, जी यार। जबरदस्त। थैंक यू। सो जिनमें हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंस की, और कॉम्पिटेंस को इंक्रीज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए जो ट्रेनिंग है, जो उसकी नीड्स है या उसके स्पेसिफिक ग्रुप्स जिनको हम प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग या की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फ्रॉम दी बॉटम टू दी टॉप, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी सेगमेंट है, टीयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं हियरार्की के, उनको ट्रेनिंग की नीड्स होती है। ठीक है। लीडर्स का अपना डोमेन है, मतलब एक डायरेक्टर है, उनका मेन रोल होता है कि उस चीज की पॉलिसी बनाना। मसलन अगर हेल्थ सेफ्टी डायरेक्टर है तो हेल्थ सेफ्टी की पॉलिसी बनाना उसका काम होगा, और उसके साथ उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग करना, उनके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना लीडर्स का काम होता है। तो अगर उनको ये काम आता नहीं है तो फिर वो लीडरशिप के अहल भी नहीं होंगे, और अगर आता है तो डेफिनेटली वो ट्रेनिंग से ही आता होगा, ट्रेनिंग लेके आए होंगे, एक्सपीरियंस अचीव किया होगा। उसके बाद सेकंड टीयर जो आपकी मैनेजर्स हैं और सुपरवाइजर जो होते हैं, जो कि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, बेसिकली उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डाउन लेवल की जो प्लानिंग है वो परफॉर्म करते हैं या सुपरविजन प्रोवाइड करते हैं। मसलन अगर एक ऊपर पॉलिसी बनी है कि जी रिस्क असेसमेंट परफॉर्म होगी यार 6 महीने के बाद यहाँ पे, तो रिस्क असेसमेंट खुद डायरेक्टर तो नहीं करेगा, वो नीचे के जो मैनेजर्स होंगे जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाएगी वो परफॉर्म करेंगे। तो डायरेक्टर की एक अपनी डोमेन है और मैनेजर की अपनी डोमेन है कि उसने प्रैक्टिकली जाके रिस्क असेसमेंट करनी है, और डायरेक्टर ने उस रिपोर्ट को चेक करना है कि ये क्या मैनेजर ने ये जो असेसमेंट की है ये प्रॉपर की है या नहीं की। डेफिनेटली लीडर को ट्रेनिंग होगी तो तभी वो उसको चेक कर पाएगा ना कि ये सही प्रैक्टिस हुई है या नहीं हुई। उसके बाद डाउन लेवल पे अगर आप आ जाए तो जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने अपने काम में ट्रेंड होने चाहिए। जिस भी लेवल का काम जिस जगह पे भी वो कर रहे हैं, चाहे वो ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे वो कोई मटेरियल शिफ्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो कोई वेल्डिंग कर रहे हैं, चाहे वो मेंटेनेंस वर्क कर रहे हैं, चाहे वो मतलब है कि कोई भी काम जिस जिस लेवल पे भी कर रहे हैं, उनको अपने काम की महारत या उनकी ट्रेनिंग मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह आपकी साइट के ऊपर जो कंट्रैक्टर्स वगैरह जिनको आप असाइन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी स्पेसिफिक टू देयर नीड्स, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो जाहिर है आपकी साइट पे जो लोग आए हैं वो फॉर द स्पेसिफिक टाइम के लिए आए हैं ना, वो परमानेंट तो नहीं होंगे आपकी साइट के ऊपर, वो किसी स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आपकी कंपनी में आए हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर। बहुत का सालों साल चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन डेफिनेटली उनका एक स्कोप ऑफ वर्क होता है, उसके अंदर उन्होंने रह के काम करना होता है। तो उस स्कोप ऑफ वर्क के अंदर जिस तरह की उनको ट्रेनिंग नीड्स है उसको प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है, और ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्टर के अपने एम्प्लॉयज होते हैं उनकी ट्रेनिंग उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। मतलब उस साइट की अवेयरनेस देना, उस साइट के अंदर कोई हेजेरियस एक्टिविटीज हो रही हैं उनके बारे में, मतलब या मतलब फायर सेफ्टी है। अब फायर सेफ्टी देखें, ये तो नहीं है कि फायर लगेगी तो वो सिर्फ जो है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ देगी, परमानेंट को एम्प्लॉय जो है उनको टच करेगी। नो, वो तो जाहिर है क्रॉस दी बोर्ड जो भी उसकी लपेट में आएगा उसको अपने उसमें ले लेगी आग जो है। तो आग की बचने की ट्रेनिंग या फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग ये सब के लिए जरूरी है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी प्रोवाइड की जाएगी और एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा उसको। इसी तरह जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जैसे मैनेजर सुपरवाइजर की बात की कि मैनेजर बेसिकली जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं उस पॉलिसी को, डायरेक्टर पॉलिसी देते हैं। तो सुपरवाइजर जो होते हैं वो मैनेजर से भी ज्यादा नीचे होते हैं, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं अपने वर्कर्स के साथ। मतलब मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में जो एलिमेंट होता है दैट इज सुपरवाइजर, जो कि डायरेक्टली डे टू डे जो एक्टिविटीज हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनको मतलब है कि फेस भी कर रहे होते हैं, अनग्राउंड जाके चीजें चेक भी कर रहे होते हैं। और मतलब उनका मेन काम ये होता है कि जो एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स या पॉलिसी पर डायरेक्टर्स ने मैनेजर्स ने जाहिर डायरेक्टर मैनेजर्स को करेंगे, मैनेजर्स आगे सुपरवाइजर्स को रोल आउट करेंगे। तो वो जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करना ऑन ग्राउंड, ठीक है, ये सुपरवाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग की उनको नीड होती है।
ठीक है, मतलब ये भी, और साथ साथ उनको ये भी पता होना चाहिए कि जितने वर्कर्स उनके अंडर में काम कर रहे हैं वो भी नेसेसरली ट्रेन है या नहीं, उनके मतलब है कि अपने अपने रेलेवेंट फील्ड के अंदर। ठीक है, और अगर कोई खुदा ना खास्ता मतलब कोई हैजर्डियस सिचुएशन हो जाती है तो उसको कैटर ऑन करने के लिए इनके पास कोई अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, या अगर कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म होती है या नहीं होती। तो मतलब लोकल लेवल पे तो ज़ाहिर है रिपोर्टिंग का सिस्टम मौजूद होना चाहिए। सबसे पहले तो ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई हादसा हुआ है, तो उसकी रिपोर्टिंग फौरी तौर पे मतलब मुतलका जो टीम होती है उन तक होनी चाहिए। तो अगर सुपरवाइजर अपने वर्कर्स को डे टू डे मैटर में ये चीज रिमाइंड कराएगा या उनको स्टैब्लिश करवाएगा, चाहे वो एक वर्बल जो मतलब है कि तरीका होता है जुबानी कलामी बता के या रिटन तरीके से, या उनको एक ग्रुप की शक्ल में फॉर्म में एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन दे के कि मतलब अगर कोई यहाँ पे इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो फौरी तौर पर उसकी रिपोर्ट करे ताकि टाइमली उसको जो रिस्पॉन्स टीम है वो उसको लुक आफ्टर करे और ज्यादा बड़ा मसला ना हो। तो मतलब हर एक का अपना अपना लेवल होता है, उसके मुताबिक उनकी ट्रेनिंग्स की नीड जो है वो पहले असेस की जाती है और उसके बाद ट्रेनिंग प्लान बना के उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जो कि बहुत जरूरी होती है। खासकर जो हेल्थ सेफ्टी के जो लोग होते हैं, ये मतलब है कि अपने अपने डोमेन के अंदर अपने वर्कर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, अपनी टीम को भी देते हैं, और जो बाकी जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड, मतलब फायर सेफ्टी की ज़ाहिर ओवरऑल जिम्मेदारी भी आपके पास होगी एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर ऑफ योर साइट। तो उसमें चाहे फायर सेफ्टी की इवैक्यूएशन करनी है, सेफ्टी के अरेंजमेंट करने हैं, या कोई हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करनी है, रिस्क असेसमेंट करनी है, तो उसकी भी मतलब है कि डाउन लेवल पे वर्कर लेवल पे भी एज आइडेंटिफिकेशन होती है, मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि अगर कोई ऐसी हैजर्डियस सिचुएशन है उसको पता होना चाहिए कि यार मेरे इर्द गिर्द अगर कोई मशीन जो है मिसाल के तौर पे हीटअप हो गई है, तो उससे क्या उसके इर्द गिर्द अगर कोई फ्लेमेबल लिक्विड पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे, तो ये ना हो कि हीटअप होने की वजह से वो उसके करीब पड़ा हुआ है तो भी आग पकड़ ले। ठीक है ना, उसको इतना पता अगर जिस इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैं काम कर रहा हूँ ये इसके वोल्टेज किस लेवल के स्टेबल है, कितनी मतलब है जो मशीन है मेरे पास इसके ऊपर मशीन गार्ड्स प्रॉपरली इंटैक्ट है या नहीं है, अगर मैंने इनको हटाया तो क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इस लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है आपके वर्कर लेवल पे, उसकी सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको अवेयर करे, ट्रेन करे, बताए उसके बारे में। ठीक है ना, और ऑब्वियसली उससे ऊपर जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स मतलब है कि वो जो डायरेक्टर्स की तरफ से पॉलिसीज मिली होती हैं उनके मुताबिक सेफ प्रोसीजर्स बनाते हैं। मतलब पॉलिसी मिली है, डायरेक्टर ने पॉलिसी दे दी है जी कि हम अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, हम इसको डाउन करना चाहते हैं, यानी एक्सीडेंट की रेशो को कम करना चाहते हैं। अब ये एक जनरल पॉलिसी है, अब इसके लिए आपको इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और काफी सारे काम करने पड़ेंगे। सिर्फ इतना कह देने से कि जी हम एक्सीडेंट को रिड्यूस करना चाहते हैं, एक्सीडेंट रिड्यूस नहीं होंगे, उसके लिए आपको और ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्सीडेंट बेसिकली हो कहाँ पे ज्यादा रहे हैं, किस वजह से ज्यादा हो रहे हैं, हो सकता है आपके ड्राइवर ट्रेन ना हो। तो अब मिसाल के तौर पे आपने असेस कर लिया कि ड्राइवरों की नेग्लिजेंस या ट्रेनिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया कि जी हमने अपने ड्राइवर्स को अगले 6 माह के अंदर मुकम्मल ट्रेन करना है ताकि हमारे जो एक्सीडेंट्स में उनमें कमी आए। ठीक है ना, अब वो मतलब है कि एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप सबको ट्रेन कर लेंगे, उनसे काम भी लेना है आपने। तो एक स्केड्यूल बनाएंगे, उसके मुताबिक फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। वो ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली मैनेजर्स और जो सुपरवाइजर है उसको सुपरवाइज करेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद जब वो मुकम्मल हो जाएगी, उनकी वैल्यूएशन हो जाएगी, तो फिर मॉनिटरिंग होगी कि क्या वो ट्रेनिंग के जरिए उनके ओवरऑल एक्सीडेंट रेट में कोई कमी आई या नहीं। जिस तरह का हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम हम पढ़ते हैं कि जिसमें मॉनिटरिंग मेयरिंग भी होती है एट द एंड, कि उसको चेक किया जाता है कि ये किस लेवल की जो इम्प्रूवमेंट है वो आई है। तो इस तरह हर लेवल पे ये एक फंक्शन ऑर्गेनाइज तरीके से परफॉर्म हो रहा होता है। इसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स के अलावा यंग पीपल भी होते हैं। जो यंग पीपल की डेफिनेशन है वो ये है कि अ पर्सन ऑफ आइदर सेक्स who has reached school leaving age but has not yet reached the age of 18। 18 साल से नीचे
मतलब एक लीगल एज समझी जाती है अडल्ट शिप की 18 साल, ठीक है। उससे नीचे का अगर कोई वर्कर आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो उसको यंग वर्कर में कंसिडर किया जाता है, और उसके लिए स्पेसिफिक जो है ना वो नीड्स होती है ट्रेनिंग की, और उनको उसके मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब यंग वर्कर्स आपको पता है जज्बाती होते हैं, ठीक है ना। यंग वर्कर्स को मतलब है कि गलत डिसीजन ले जाते हैं, उनकी परसेप्शन ठीक नहीं होती, उनकी मतलब है कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के उनके लिए ट्रेनिंग डिजाइन की जाती है, ठीक है ना। और ये जो स्लाइड है इसका बेसिकली मकसद ये है कि ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेनिंग जो है हमेशा तमाम टीयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उनको प्रोवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। पहले उनकी नीड असेस की जाती है, उसके बाद फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है ताकि उनकी क्या हो सके, कॉम्पिटेंस इंप्रूव हो सके। ये सारी एफर्ट जो हम कर रहे होते हैं ये कॉम्पिटेंस के लिए कर रहे होते हैं। और कॉम्पिटेंट रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो कि किसी भी काम को प्रॉपरली करने की अहलियत रखता है, यानी एनी इंडिविजुअल हु हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म अ वर्क प्रॉपरली, सेफ तरीके से काम करने की अहलियत जिसके अंदर होती है उसको कॉम्पिटेंट रिसोर्स कहते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी चक्कर में होती है, इसी कोशिश में होती है कि उसके पास जो रिसोर्स हो वो कॉम्पिटेंट रिसोर्स हो। और अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपको पता है ना कि जो ये जो बड़ी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है रिप्यूट वाली, ये क्यों जो कॉम्पिटेंट रिसोर्स है उनको बड़े बड़े महंगे रेट्स पे उठाती है। मतलब उनको मिलियंस ऑफ मिलियंस जो है वो सैलरी ऑफर करती है, पॉक्स ऑफर करती हैं। क्या वजह है? उसकी वजह यही है कॉम्पिटेंस, कि उनके अंदर कॉम्पिटेंस होती है। और उसके अलावा लोग बहुत होते हैं जो ये दावा शायद कर सकें कि हम भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर वो कॉम्पिटेंस नहीं होती, ठीक है ना। जिनके अंदर कॉम्पिटेंस होती है, कॉम्पिटेंस जैसे मैंने आपको बताया 3 चीजों से मिलकर बनती है। नंबर 1 तो आपका जो इंफॉर्मेशन कितनी अचीव की आपने, आपने स्किल कितनी अचीव की, आपके अंदर जो मैनेजरियल कैपेबिलिटी है वो कितनी है, बिहेवियर में आपने कितनी पॉजिटिविटी पैदा की। और ये सारी चीजें कैसे पैदा होती हैं, ये क्रिएट होती हैं थ्रू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक ऐसा रिसोर्स है जो आपके कॉम्पिटेंस को ना सिर्फ इम्पार्ट करता है, मतलब आपके अंदर कॉम्पिटेंस पैदा करता है, बल्कि कॉम्पिटेंस को इनहेंस भी करता है, यानी उसको इंक्रीज भी करता है। तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो डायरेक्ट रिलेटेड होती है आपकी कॉम्पिटेंस के साथ, और कॉम्पिटेंस आपकी ग्रोथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है। जितना कॉम्पिटेंट रिसोर्स या लोग होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उतनी ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन वेल प्लान्ड होगी, और मतलब वेल इस्टेब्लिश्ड होगी, और अच्छे परफॉर्मेंस दे रही होगी रिस्पेक्टिव ऑफ दोस्त जो कि उनके कॉम्पिटिटर होंगे, ठीक है जी। आगे ये भी कॉन्सेप्ट एक समझना जरूरी है कि जी रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पिटेंस एक्सटर्नल एंड सेल्फ सुपरवाइजर, इसको भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। बेसिकली मकसद ये है कि आप जिस लेवल पे हैं, माशाल्लाह एडल्ट मेच्योरिटी लेवल पे हैं, मेरा मकसद है आपको उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो। बाकी रीडिंग आप कर सकते हैं, उसमें बुक में मौजूद है। आप जब उसको रीडिंग करेंगे इन डेप्थ जाके डिटेल, अगर कहीं पे वहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। बट ये है कि मेरा ये इंशाल्लाह क्लेम है कि मेरी इस ब्रीफिंग के बाद, मेरी इस सेशन लेने के बाद जब आप उस बुक को पढ़ेंगे या नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको फर वो समझ आएंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे उसको तो वो बोरियत होगी, आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगी चीज को। लेकिन जब इस सेशन लेने के बाद जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर खुद कि यार ये चीज अच्छा ऐसे है, ठीक है, गुड। आप उसको पढ़ते चले जाएंगे, आपको नॉवल की तरह लगेगी, मतलब मजा आता जाएगा उसको मजीद पढ़ने का, ठीक है ना। तो ये जो कॉम्पिटेंस एक्सटर्नल और सेल्फ सुपरविजन क्या होती है कि देखिए कॉम्पिटेंस जो होती है, मैंने आपको बताया ना कि 3 चीजों की का मजमूआ होती है, और इसको हम इम्प्रूव करते हैं थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। अब जब हम ये देखते हैं कि कोई रिसोर्स का कॉम्पिटेंस लेवल कितना है, कि उसको हम मतलब है कि सेल्फ सुपरविजन पे छोड़ दें, या कि उसको किसी एक्सटर्नल सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे जो आपकी यंग पर्सन है, ठीक है ना। यंग पर्सन ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब किसी सुपरविजन के बगैर नहीं छोड़ना चाहिए उनको। मतलब उनको सेल्फ सुपरविजन पे आपने एक एक रिसोर्स होता है ना जो कॉम्पिटेंट होता है, ट्रेंड होता है, स्किल्ड होता है, उसको आप अकेला भी छोड़ देना कि अपने काम के लिए कोई स्पेसिफिक टास्क है, उसके लिए आप अगर उसको एक्सटर्नल सुपरविजन उसके ऊपर ना भी लगाए ना,
तो आपको पता होता है कि यार ये बंदा कॉम्पिटेंट है, ये कर लेगा, ठीक है ना, और वो कर भी लेता है। लेकिन वो जो मतलब है कि नॉन कॉम्पिटेंट होता है या लेस कॉम्पिटेंट होता है, उसको असेस करके आप फिर मतलब उसके ऊपर सुपरविजन लगाने या ना लगाने का डिसीजन लेते हैं। तो ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिस्क ऑफ द एक्टिविटी। मतलब आपने वो जो सुपरविजन उस रिसोर्स को प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है, इसका तल्लक है उस एक्टिविटी के लेवल ऑफ रिस्क के ऊपर, ठीक है ना। मसलन एक बंदा है जिसको एक एरिया की ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, ठीक है ना, उस एरिया के बारे में वो ज्यादा नहीं जानता, आप अकेला उसको उधर भेज देते हैं। उसको ये नहीं पता कि राइट साइड पे कौन सा इलाका है, लेफ्ट पे कौन सा है, वापसी कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, इन केस ऑफ इमरजेंसी मैंने कैसे वापस आना है, या कोई मतलब किस तरह अपने बाकी लोगों से रब्ता करना है, जिसको कहते हैं ना लोन वर्किंग, ठीक है ना। तो वो अगर मतलब आप उसको किसी रिस्की एक्टिविटी पे भेज देते हैं बगैर सुपरविजन के, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ठीक है ना। यानी उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है उस एरिया में काम करने की, लेकिन आप उस एरिया के अंदर उसको रॉन्गली, जो कि बैड प्रैक्टिस कंसिडर होती है, आप उसको उधर भेज रहे हैं बगैर सुपरविजन के। जबकि अगर वो लेस कॉम्पिटेंट है तो आपका काम ये है कि उसके ऊपर एक्सटर्नल सुपरविजन जो है वो इन्फोर्स करें, सेल्फ सुपरविजन पे मत छोड़ें उसको। कि मसलन एक बंदा है, एक ड्राइवर है, वो नया नया आपने हायर किया है, ठीक है ना, अभी वो उसको हफ्ता 10 दिन हुए हैं, उसके बारे में आपको ज्यादा भी पता नहीं है कि उसने कितनी ज्यादा ट्रेनिंग ली है। एज ए सुपरवाइजर आप उसको अकेला किसी ऐसी जगह पे भेज देते हैं जहाँ पे लेवल ऑफ रिस्क ज्यादा है, आपको अंदाजा भी है कि यार ये दूर है, एरिया सही नहीं है, लेकिन आप उसको अकेला भेज देते हैं बगैर किसी काउंटर पार्ट के या उसकी सुपरविजन के। कोई रिसोर्स जो तजर्बाकार बंदा है उसकी सुपरविजन के बगैर उसको छोड़ देते हैं, तो ये आपकी जो है वो एक नालायकी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए वो जो सुपरविजन प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है, इसका डायरेक्ट तल्लक होता है लेवल ऑफ द रिस्क ऑफ दैट एक्टिविटी, और इसको असेस करने की जिम्मेदारी भी आप पे होती है। आप बिग मैनेजर या सुपरवाइजर वो जिस एरिया में काम कर रहे होते हैं, आपने ये असेस करना होता है कि जो वर्क एक्टिविटी है उसके अंदर लेवल ऑफ रिस्क कितना है। रिस्क असेसमेंट जो हम करते हैं वो उसका मतलब यही होता है ना कि मतलब हम लेवल ऑफ रिस्क को डिटरमिन करें और फिर डिसीजन लें कि हमने यहाँ पे एक्सटर्नल सुपरविजन मतलब करवानी है, या मतलब है कि सेल्फ सुपरविजन पे छोड़ना है, यानी बंदे को अकेला छोड़ना है या उसके ऊपर किसी एक सुपरवाइजर को साथ अटैच करना है ताकि वो अपना काम सही तरीके से परफॉर्म करे। तो ये डिसीजन लेना आपका काम होता है, और आप किस तरह ये डिसीजन लेते हैं, अब लेवल ऑफ रिस्क के बेस के ऊपर, उस एक्टिविटी का लेवल ऑफ रिस्क कितना है उसके ऊपर आप डिसीजन जो है अपना लेते हैं कि ये सुपरविजन किस किस्म की होनी चाहिए, एक्सटर्नल होनी चाहिए या सेल्फ सुपरविजन होनी चाहिए। अब उसके बाद अगर हम आगे मजीद बात कर लें, एक तो हमने जनरल ट्रेनिंग्स की बात की ना कि इंडक्शन के दौरान में, रिक्रूटमेंट के दौरान में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, फिर इंडक्शन में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, फिर कोई चेंज होती है आपकी, टेक्नोलॉजी चेंज होती है या एनवायरनमेंट चेंज होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। अब हम आते हैं स्पेसिफिक ट्रेनिंग नीड्स फॉर सर्टेन हेजेडियस टाइप ऑफ वर्क इक्विपमेंट, ठीक है ना। खासकर जो वर्क इक्विपमेंट्स आपकी कंपनी के अंदर मौजूद होते हैं, जिस भी नेचर की आपकी कंपनी है, आपकी चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, ऑयल एंड गैस है, कंस्ट्रक्शन है, या मतलब कोई और बैकग्राउंड है आपकी कंपनी का, तो वर्क इक्विपमेंट तो लाजमी वहां पे यूज होते होंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे इस बुक के अंदर इन 4 टूल्स की एग्जांपल्स कोट की गई है, जैसे वुड वर्किंग मशीन है, ये यूज होती है, चेन साज है, ये जो लकड़ी काटने वाले आरे होते हैं, ये यूज होते हैं एज ए वर्क इक्विपमेंट के टूल के तौर पे। पावर प्रेसेस यूज होती है जैसे मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स के अंदर, स्टील वर्क के अंदर, या मतलब है कि ये जो प्रेसर्स होते हैं, प्रेस मशीन होती है जो कि मतलब मेटल को डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर देती है, या एब्रेसिव व्हील्स होते हैं, ये जो मतलब है कि कटिंग ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं। डिफरेंट किस्म के टूल के मतलब कोई सरफेस है वो खुरदरी है, उसको मतलब है कि प्लेन करने के लिए एब्रेजन की जाती है, उसके लिए व्हील्स यूज होते हैं। इसकी आम मिसाल है ये टाइल फ्लोरिंग के ऊपर जो हम वो मशीन चलाते हैं, वो बेसिकली बेसिक व्हील्स ही होते हैं जो उनको पॉलिश करके और उनको मतलब फिनिशिंग फिनिशिंग टच देते हैं। तो इनकी स्पेसिफिक 4 टाइप के टूल्स की यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इस बुक के अंदर, लेकिन बताने का मकसद क्या है,
बताने का मकसद क्या है कि इसके अलावा भी अगर कोई स्पेसिफिक टाइप के टूल्स, और काफी सारे टूल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, अगर आप जरा जहन दौड़ाएं, इसको कंसोलिडेट करें अपने जहन को, तो बेशुमार टूल्स आपको नजर आएंगे। ड्रिल मशीनें हैं, मसलन आपके जो है वो कटिंग मशीनें हैं, मतलब आपके जो बेशुमार और किस्म के ये जो आपकी ये जो एक्सटेंशन वायर्स यूज होती हैं, मतलब इस तरह की काफी सारे टूल्स जो स्पेसिफिक टू सम स्पेसिफिक टास्क होते हैं, जिस किस्म का टास्क आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये भी इस बुक के अंदर ये मेंशन किया गया है कि उन टूल्स की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है ना, स्पेसिफिक टू दैट पीपल। अगर मसलन वुड वर्किंग मशीन के ऊपर जो लड़के काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनको ना सिर्फ आप जब हायर करें तो उस उनका कॉम्पिटेंस लेवल चेक करें, बजाय इसके कि आप मतलब है कि उनको सिर्फ पेपर्स की बेस के ऊपर आप उनको हायर कर लें, और फिर वो मतलब वहाँ पे कोई गलत मतलब है कि हरकत कर लें, और अपनी भी जिंदगी मुश्किल में डाल दें, इर्द गिर्द के माहौल को भी अनसेफ कर लें। तो पहले उनकी कॉम्पिटेंस को चेक करें, और उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे कोई कमी पेशी है उसको असेस करें, और उनके लिए ट्रेनिंग का अरेंज करें अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है ना। हर बंदा हर फॉर्मूला नहीं होता, कहीं ना कहीं कमी तो हर एक के अंदर होती है, बट ये देखना होता है कि ओवरऑल एटीट्यूड आपका उस बंदे का, अगर उसने कोई ट्रेनिंग्स ऑलरेडी ले रखी है, कोई क्वालिफिकेशन की है, तो इसी मतलब है कि देखें, ये बीमारी हमारे यहाँ है पाकिस्तान में या एशिया के अंदर के जी, हम जो है ना वो सर्टिफिकेट्स के ऊपर जाते हैं, मतलब घरों में यूरोप में ये चक्कर नहीं है, वो कहते हैं यार वो सर्टिफिकेट तो प्रूफ है उस चीज का कि आपको ये काम करना आता है कि नहीं आता, जिस जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि मसलन आप कहते हैं जी कि मैंने जो है वो वुड वर्किंग मशीन का क्वालिफाइड मैं वर्कर हूँ, ठीक है, आपको एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है अपने असिस्टेंट का, तो क्या आप उसको प्रूफ करने के काबिल भी हैं या नहीं? अगर वो आप प्रूफ नहीं कर सकते ना उस वर्डिंग को जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है, तो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक या उन लोगों के मुताबिक वो यूजलेस है, वो उठा के बाहर फेंक देंगे, वो कहेंगे यार ये कागज का टुकड़ा है। लेकिन अगर आप उस वर्ड को प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना, तो वो वही सर्टिफिकेट, वही कागज का टुकड़ा बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, क्योंकि आपने उसको साबित कर दिया अपनी स्किल से, अपने नॉलेज से, कि उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो मैं करना जानता हूँ, ठीक है ना। इसलिए हम हमारी फिलॉसफी ये है कि हम कागज के टुकड़ों पे नहीं जाते, हम बेसिकली जाते हैं लर्निंग के ऊपर। हम ये कहते हैं कि यार जो बंदा हमसे सर्टिफिकेट ले, वो कॉन्फिडेंटली ये क्लेम कर सके कि इसके ऊपर जो वर्ड लिखे हुए हैं मैं उसको साबित भी कर सकता हूँ, मैं अपनी स्किल से ये साबित कर सकता हूँ कि मैंने ये चीज सीखी है, ठीक है ना। तो ये चीज फर्क होती है, इसलिए कॉम्पिटेंस को इंक्रीज करने के लिए आपको ट्रेनिंग की लाजमी नीड्स होती हैं। तो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ दी वर्क इक्विपमेंट जो होता है उसके लिए फिर इसी तरह मैनेजमेंट जो होती है वो डिटरमिन करती है कि किस लेवल की, किस टाइप की, किस तरह कहाँ पे किस किस्म का वर्क इक्विपमेंट यूज हो रहा है। ऑयल एंड गैस के अंदर चले जाएगा, इतने इतने टूल्स हैं, मुझे तो नाम भी नहीं आते होंगे उनके कहीं के, इतने मतलब वहाँ पे टूल्स हैं। कंस्ट्रक्शन में चले जाएं आप, ऐसी ऐसी बस मिसाल के तौर पे ये आपके जो लिफ्ट ट्रक्स हैं, ये जो आपकी मटीरियल शिफ्टिंग के लिए आप कन्वेयर्स हैं, ये जो मतलब लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, ये सारे वर्क इक्विपमेंट्स ही तो हैं, या कटिंग मशीनें हैं, साज है, मतलब बेशुमार किस्म की जो है ना वो मशीन्स और वर्क इक्विपमेंट यूज हो रहे होते हैं। तो स्पेसिफिक टू योर नीड्स आपने उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, और उसके मुताबिक अपने लोगों को ट्रेन करके, यानी उनको कॉम्पिटेंट करके उस काम के लिए लगाना है, ठीक है ना। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो ये आप ये भी असेस करना आपका काम है कि अगर उनके अंदर कोई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस कम है, मिसल एक बंदे को आपने एज ए ड्राइवर वहाँ पे रखा हुआ है अपने पास, लेकिन वो अक्सर गलती कर जाता है, और उसकी आपकी कंप्लेंट्स आ रही है रेगुलर बेसिस के ऊपर, कोई हिट कर देता है या मतलब कोई रॉन्ग साइड पे मतलब है कि गाड़ी को यूज करता है, तो इसका मतलब है कि उसकी कॉम्पिटेंस में कमी है कहीं। तो उसको इंक्रीज करें, इनहेंस करें, उसके लिए कोई ट्रेनिंग सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करें, बीइंग मैनेजर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है ना। ब्लेम कल्चर में मत पड़े, मतलब है कि ये नहीं है कि आप फौरी तौर पे फैसला कर लें कि यार तुमने ये चीज तुमने गलत की है, बस तुम बाहर हो। नो, आप इंप्रूव करें, अगर आप एक अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं तो फिर आप चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखें, आप उसको उसकी जो कमी है
आप अगर देखें कि उसके बिहेवियर में कोई कमी है, मतलब वो चीज सीखना नहीं चाहता, तो भी आप उसको डंडा मार के बाहर नहीं निकाल सकते, या मतलब है कि आप उसके लिए कोई हिटलर नहीं साबित हो सकते। आपको अगर प्रोफेशनल तरीके से उसको पहले असेस करना है कि यार अगर इसके बिहेवियर में ये गाली गलौज बहुत करता है या लड़ाई झगड़ा बहुत करता है, तो क्या वजह है कि क्यों ये करता है इस तरह, असेस तो करें पहले उसको, काउंसलिंग करें उसके साथ बीइंग मैनेजर, ठीक है ना, और उसकी देखें कि क्या नीड्स है, फिर उसके ऊपर कोशिश करें, उसको कोई सेशन दें, कोई ट्रेनिंग दें। अगर इम्प्रूव करता है तो आप वेल एंड गुड, वो उसकी अपनी बेहतरी भी हो जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिसोर्स जो आपने ऑलरेडी रखा हुआ है, बजाय इसके कि आप उसको ज़ाया कर दें, आप हो सकता है वो कल आपको ज़्यादा काम आ जाए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार आप उसको वार्निंग दे रहे हैं, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा, फिर डिसिप्लिनरी एक्शन आपके पास राइट है, वो आपके पास एक वेपन है, आप उसको यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ नीड। लेकिन अच्छा मैनेजर उसका यूज कभी नहीं करता। अच्छा मैनेजर वही होता है जिसको डिसिप्लिनरी एक्शन का वेपन यूज करने की नौबत ही ना है, ठीक है ना, वो लास्ट रिजॉर्ट के ऊपर यूज होता है कि यार बंदे को निकाल दो या इसको ये कर दो। और मतलब है कि आप लोगों को वैल्यू देना सीखें यार, लोगों को वैल्यू दें। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे पाकिस्तान में हमारे लोगों के अंदर ये है कि हम जो है ना, वो मतलब है कि एक तो अनापरस्त बहुत ज्यादा है, दूसरा ये कि हम अपने ही साथियों को जो है ना नीचा दिखाने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है ना, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है ना, मतलब और इसमें हम ये भी नहीं सोचते कि हम भी उसी में शामिल हो सकते हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई हमें भी निगलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। हम दूध के अंदर पानी मिला रहे होते हैं ये सोच के कि हम कमाई कर रहे हैं, जबकि वो ही दूध हमारे बच्चे भी पी रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सोच को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अब हम बात कर लें जी, ट्रेनिंग की हमने बात की, अब इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द यूज सेफ यूज ऑफ द वर्क इक्विपमेंट। अब एक तो ट्रेनिंग मीन्स के उस इक्विपमेंट को यूज कैसे करना है, एक तो एस्पेक्ट हो गया ये। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि इंफॉर्मेशन होना उससे रिलेटेड, मतलब है कि किसी वर्क इक्विपमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना। मसलन आपके सामने एक कोई इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट है, ठीक है, और वो हेजेरियस है, उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज मौजूद है, तो आप अगर उसके ऊपर कोई टैग लगाएंगे, वो वार्निंग साइन लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपने एक अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन उस बंदे के लिए जो कि नया हो उस जगह पे, या कोई भी पासर बाई है उस एरिया में, उसको आपने इन्फॉर्म कर दिया। आप इंफॉर्मेशन की अहमियत को देख लें कि ये जो हमारे सेफ्टी साइंस होते हैं, रोड साइंस से लेके रोड सेफ्टी पूरी, आपको पता है ये रोड्स का नेटवर्क चलता ही साइंस के ऊपर है। अगर आप साइंस हटा दें बोर्ड के ऊपर, जो लाइट लेफ्ट टर्न, इतना डिस्टेंस, इतने किलोमीटर रह गया, ये वो ना हो, तो आप कंफ्यूज हो जाए आपने जाना किधर। इसी तरह मतलब है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब सेफ वर्क की बात करते हैं, तो फिर वहां में अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन की बात भी करते हैं ट्रेनिंग के साथ साथ। ये भी सेगमेंट है इस बुक के अंदर, इस टॉपिक को भी डिस्कस किया गया है कि अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अपने तमाम वर्क इक्विपमेंट से रिलेटेड लोगों को प्रोवाइड करें। मसलन अगर कोई मशीन जो है वो कोई ऐसी मशीन है जिसकी मतलब है कि कोई उसके अंदर फॉल्ट है, तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि इसके अंदर फॉल्ट है, या अगर कहीं पे लॉकआउट टैग आउट करने की जरूरत है उसको लॉकआउट टैग आउट किया जाए, या कहीं पे अगर कोई मतलब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है, आपने अक्सर देखा होगा इस बोर्ड्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि जी आप इसे इतना दूर रहें, इसके करीब जाएं तो ये वाला इक्विपमेंट यूज करें, ये ना करें वो ना करें। That should be the aim. Information of that hazardous activity should be appropriately placed on very visible area, ठीक है ना। और उसको पढ़ने का तरीका भी आपके लोगों को आना चाहिए, उन इंफॉर्मेशन को जो आपने वहां पे मेंशन की है, सेफ्टी इंफॉर्मेशन, उनको पढ़ने का तरीका भी आपके लोगों को आना चाहिए। मसलन अगर आपने फायर सेफ्टी के लिए वहां पे साइनेजेस की हैं कि जी इमरजेंसी इवैक्यूएशन इस रास्ते से होगा, इधर से होगा, यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट है, और ये वाला हमारा जो है वो असेंबली एरिया है, तो मतलब अगर वो साइनेजेस प्रॉपर की है, उनके ऊपर प्रॉपर आपने मार्किंग की है, तो इसका मतलब है कि अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन आपने अपने लोगों को प्रोवाइड की है। तो ट्रेनिंग के साथ साथ अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाना भी जरूरी है। अब अगर हम एक बात कर लें
कि एक मतलब है कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है एक लिफ्ट ट्रक ऑपरेटर की, कि एक लिफ्ट ट्रक ऑपरेटर जो है उसकी जो ट्रेनिंग होती है उसको कितनी कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो द ट्रेनिंग ऑफ द लिफ्ट ट्रक ऑपरेटर में बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। आप एक एग्जांपल के तौर पे इसको ले लें। आप और भी कोई ट्रेनिंग प्लान करें या किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड, तो आप इसको इस एंगल से मतलब देख सकते हैं कि इन 3 स्टेजेस से आपने उसको प्रोसेस करना है उसके ट्रेनिंग प्लान को। नंबर एक, तो आपने बेसिक स्किल उसको प्रोवाइड करनी है। बेसिक स्किल ट्रेनिंग एंड द नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर सेफ ऑपरेशन। बेसिक स्किल क्या होती है कि मसलन अगर आपने एक लिफ्ट ऑपरेटर हायर किया है, तो वो उसको उसकी ड्राइविंग करनी आती हो, उसको टर्न लाइट लेफ्ट टर्न, उसके ऊपर लोडिंग अनलोडिंग, और उसके ऊपर जो इक्विपमेंट उसने मतलब है कि अटैचमेंट्स वगैरह हैं जिसके जरिए उसने इक्विपमेंट लोड करना है, उसकी बेसिक नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिक जॉब ट्रेनिंग, knowledge of the workplace and experience of any special needs and handling attachments etc। ठीक है ना। मतलब जिस वर्क प्लेस के अंदर वो काम कर रहा है उसमें काम करने की, नेविगेट करने की सलाहियत, कि मतलब उसने किस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में किस तरह मूवमेंट करना है, मूवमेंट कैसे करनी है, कितना लोड उठाना है, और मतलब है कि वहाँ पे और जो हेजरियस सिचुएशंस है उससे रिलेटेड मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड की जाएगी। ये सेकंड कैटेगरी होगी। उसके बाद है फैमिलियराइजेशन ट्रेनिंग ऑपरेशन ऑन द जॉब अंडर क्लोज सुपरविजन। ठीक है। तो बेसिक स्किल उसके अंदर होनी चाहिए, उसके बाद स्पेसिफिक जॉब ट्रेनिंग, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके पास। उसके बाद भी अगर एक नया ट्रेनी है तो उसको आप मतलब है कि जब तक वो इस काबिल नहीं होता कि वो सेल्फ सुपरविजन के थ्रू जॉब को परफॉर्म करे, आप उसको अंडर एक्सटर्नल सुपरविजन रखेंगे। मसलन ऑन द जॉब आप किसी सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाएंगे कि इस बंदे को वॉच करें, ये कुछ टाइम, महीना, एक हफ्ता, 10 दिन, महीना, इसको ऑब्जर्व करें। ठीक है। उसके बाद फिर जो है आप उसको आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी स्किल इनहेंस हो जाती है तो फिर आप उसको इंडिपेंडेंट टास्क पे छोड़ देते हैं। बट फॉर द सम स्पेसिफिक टाइम आप उसको अंडर सुपरविजन, क्लोज सुपरविजन रखते हैं। इसको कहते हैं कि ये 3 स्टेजेस के ऊपर आप ट्रेनिंग प्लान करते हैं। बेसिक ट्रेनिंग, जो कि उसकी स्किल से रिलेटेड जो भी उसने काम करना है वो उसको नॉलेज देना। उसके बाद जॉब ओरिएंटेड जो वर्क इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करना। और उस प्रैक्टिकली जब वो काम करेगा, मसलन जब उसने लिफ्ट ट्रक चलाना है, तो आप बेशक उसको काम करने दें, मतलब उसको टास्क दें, लेकिन अंडर सुपरविजन रखिए उसको कुछ टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम। अगर आपने एक मतलब है कि वेल्डर रखे हैं अपनी कंपनी में, तो वेल्डर को आपने मतलब है कि सबसे पहले तो आप उसको बेसिक रियल स्किल अगर वो लेके आया ट्रेनिंग, तो डेफिनेटली कभी आपने उसको रखा होगा जॉब ओरिएंटेड, उसको सेशंस दें। उसके बाद जब वो काम करने लग जाए तो तब भी आप उसको अंडर सुपरविजन रखें फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ये 3 जो है वो मतलब स्टेजेस होती हैं ट्रेनिंग प्लान करने की। ठीक है। अगर उसके पास मसलन वो एक वेल्डर है, क्वालिफाइड है, आपने उसको रख लिया, लेकिन फिर भी आपका काम है उसको बेसिक लेवल की ट्रेनिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोवाइड करें। आपके पास ये मतलब होना चाहिए अरेंजमेंट। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग के अरेंजमेंट्स अच्छी होती हैं, उनकी कारकर्दगी भी अच्छी होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है, और उनकी रेपुटेशन भी अच्छी होती है। तो ट्रेनिंग इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ओवरऑल वर्क प्रोडक्टिविटी। तो आगे है जी हमारा एचआरओ का टॉपिक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एचआरओ का टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। अभी कुछ 4-5 एक मिनट बाकी हैं, तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करें और थोड़ा एक्टिव हो जाएं। कोई क्वेश्चन पूछने आपने तो काइंडली पूछें, कोई बात ऐड करना चाहते हैं तो ये 4-5 मिनट आपके टाइम है, आप बातचीत करें, ताकि फिर हम एक फ्रेश सेशन के साथ जो है। और आज मैं ये एचआरओ के बाद मैं आपको एक, बल्कि कल कल के सेशन में इंशाल्लाह ताला आपको एग्जाम से रिलेटेड मतलब एक एक्सरसाइज भी करवाऊंगा कि आपने जो आईबीएफ का एग्जाम है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, उसका क्या मेथड होता है, उसकी टेक्निक क्या होती है, उसके ऊपर कल हम एक प्रैक्टिस भी करेंगे।
और फिर इसमें आपको एक असाइनमेंट भी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक तक, जब तक कि आपकी नेक्स्ट क्लास हो, उस वक्त तक आपने एक छोटी सी असाइनमेंट होगी, ज्यादा लेंथी नहीं होगी। आप दो तीन सवाल होंगे, एक सिनेरियो होगा, उसमें पहले मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। कल के सेशन में मैं आपको इंशाल्लाह वो टेक्निक बताऊंगा कि किस तरह आपने उस सिनेरियो को रीड करना है, सिचुएशन को, और उसके बाद फिर जो नीचे टास्क लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, और उसके मुताबिक फिर उसका रिप्लाई कैसे लिखना है। तो ये बेसिकली जो टेक्निक यूज होती है आईडिप के ओवरऑल इवैल्यूएशन के अंदर। क्योंकि इसमें मतलब है कि आपको ये तो आपसे नहीं की जाती कि आप कोई, मतलब है कि कुछ छोटे बच्चे हैं जो कि आपको कोई मटेरियल दे दिया जाए और आप रट के आ जाएंगे और जुबानी याद करके आप लिख के दिखा देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग का उस लेवल को चेक करते हैं जिसमें एक्चुअल कॉम्पिटेंस होती है। मतलब आपको बुक्स भी दी जाती हैं, आपको रेफरेंस मटेरियल भी आपके पास होता है, ओपन बुक होता है, हर चीज़ आपके पास मिली होती है। लेकिन फिर भी आप ना सिचुएशन को समझ पाते हैं बगैर ट्रेनिंग के, बगैर गाइडेंस के, ना आप उन टास्क को समझ पाते हैं, और ना उसको करना कैसे है उसकी आपको समझ आती है। until unless you get the proper training के मतलब वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड कैसे करना है, जिसको हम सिनेरियो कहते हैं, और उसके बाद उस टास्क को अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि अगर आपने सवाल गंदम पूछा है और जवाब चना लिख दिया आपने, और चने में आपने जो है ना वो पूरा जो है ना छापा मार दिया, पूरा इंटरनेट उठा के उसके ऊपर, गूगल उठा के उसके ऊपर छाप दिया, एक नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। ये बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है निबोश की। निबोश के जो एग्जामिनर्स होते हैं वो रेलेवेंस के ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। उसके लिए एक टेक्निक यूज होती है, PEE, ठीक है, पॉइंट, एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशन। अगर आपने वो पॉइंट सही पिक कर लिया है, उसका एविडेंस कोट सही कर लिया है, और उसको एक्सप्लेन प्रॉपरली कर लिया है जिस तरह की उसका मंशा है, जिस तरह उसकी रिक्वायरमेंट है उस क्वेश्चन की, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं किया तो चाहे आप वहां पे पूरी बुक छाप दें उस एरिया में, और आप अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट हो जाए कि यार मैंने तो बड़ा ज्यादा लिख दिया, मेरे तो नंबर सबसे ज्यादा मिलेंगे, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये कॉम्पिटेंस इनहेंस करना बहुत जरूरी है। टेक्निक ऑफ द एग्जाम जो है ना इंशाल्लाह, क्योंकि अब हम अपने आज फरवरी की 8 तारीख हो गई है, इंशाल्लाह मार्च 12 से एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो तब तक हमें ना सिर्फ ये सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं, बल्कि हमने उस टेक्निक को भी अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि यार ये एग्जाम जो है वो मुझे आता है सारा, ठीक है। आपको ये ना हो कि यार मुझे इसका पता नहीं था ये क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसकी ऊपर भी हम इंशाल्लाह कल के सेशन में हम बात करेंगे। कल हमारा चौथा सेशन होगा, ठीक है ना। कल का मैंने आप ये दिन रखा हुआ, 4 मॉड्यूल्स इंशाल्लाह हमारे कल मुकम्मल हो जाएंगे, बाकी 4 रह जाएंगे। उसको भी हम इंशाल्लाह विद इन ड्यू पैसेज ऑफ टाइम हम मुकम्मल कर लेंगे। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम 1 या 2 और मॉड्यूल जो है वो मुकम्मल कर लें। बट ये है कि 12 मार्च से पहले इंशाल्लाह 10 मार्च तक मैक्सिमम हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। तो अभी चंद सेकेंड है, तो बजाय इसके कि मैं अब इस टॉपिक को शुरू कर लूँ और बीच में क्लास स्टक हो जाए, तो बेहतर ये है कि इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला थर्ड सेशन के अंदर हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट अब मैं आपको क्लियर करके समझाऊंगा कि ये क्या होती है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और कैसे आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं एक HRO ऑर्गेनाइजेशन से। और इसका सवाल भी आता है, इसका एक क्वेश्चन लाजमी आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो उसमें फिर जब जाहिर है एग्जाम में सवाल आएगा तो हमें उसको करना भी होगा, उसका आंसर भी लिखना होगा, तो हमें पता होना चाहिए इसके प्रिंसिपल्स का, इसके जो खूबियाँ होती हैं HRO की, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल्स में इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे जी। अभी आप तो सारे इजाज आप भी हैं, असलान भी हैं।